हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटा, बीच में कल हमारी वीडियो नहीं हुई, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है और आज भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ताकि हम पढ़ें। देखो बेटा, हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8। ये मैंने लिखा है बेटा, बुक्स में ये अलग अलग है। किसी बुक में ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही दे रखा है और किसी बुक में ये अलग चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर है हमारा रॉलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसका हम फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले बेटा हमने एक मैक्सिमा एंड मिनिमा खत्म किया है। अगर किसी को वो देखना है तो उसकी प्लेलिस्ट बेटा ऊपर आई बटन पे है, वो जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए हम इसको शुरू करते हैं बेटा। रॉलेस एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा ये दो थ्योरम है हमारे पास, एक है रॉलेस मीन वैल्यू थ्योरम और एक है लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो हम पहले रॉलेस की बात करते हैं कि रॉलेस थ्योरम क्या कहती है। तो देखो बेटा, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, बेटा ये आपको पता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या है। लेट f so that a comma b tends to r, be a function such that, देखो बेटा, f such that a comma b कैसा इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल। बेटा ये जो इंटरवल है इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन, है ना। डोमेन, डोमेन मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स, है ना। तो वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, इस इंटरवल से। ये जो है बेटा आर, ये क्या है, रियल सेट है ना। इसको क्या बोलते हैं, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। ठीक है, इतनी बात तो आपको पता है, फंक्शन में भी आपने पढ़ी है। ठीक है, हर जगह आप ये पढ़ते आ रहे हैं। लेट एफ सच दैट ए कामा बी टेंड्स टू आर बी अ फंक्शन सच दैट। देखो बेटा फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए उसने तीन कंडीशन दी है। सबसे पहला, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। ये जो फंक्शन है ये कैसा होना चाहिए, ये एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूस होना चाहिए इन अ क्लोज्ड इंटरवल। सेकेंड, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। जो फंक्शन बेटा एफ एक्स है वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए कामा बी। बेटा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ये दोनों चीजें हमने पढ़ रखी हैं, कैसे करते हैं। अगर किसी बच्चे को देखना है तो ऊपर आई बटन पे देख सकता है। नंबर थर्ड, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो इज इक्वल टू जो लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू है वो। अगर ये दोनों भी इक्वल है तब देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर सी बिलोंग्स टू आर such that f dash c is equal to 0। देखो बेटा, हमारे पास रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, वो डिफाइंड है बेटा एक क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी पे, उसका डोमेन कितना है, एक क्लोज्ड इंटरवल है ए कॉमा बी। तो अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए कॉमा बी में,
और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, यानी कि फर्स्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू लास्ट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, दोनों बराबर हो, तब ऐसी कंडीशन में हमारे पास बेटा एक पॉइंट होता है सी, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। एक पॉइंट होता है सी जो ए कॉमा बी में क्लोज इंटरवल में होता है। कैसा होता है, उस पे फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। इतनी बात आ गई समझ में, बोलो। आ गई ना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा, इसका मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो देखो जरा, मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। देखो बेटा, मैंने ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इस पॉइंट को बेटा मैं बोल रहा हूँ कि एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है कितना है, ए। और इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बेटा, एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है ये कितना है, बी। कितना है, बी। तो देखो फंक्शन की वैल्यू जो है बेटा, एफ ए इज इक्वल टू, देखो ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जो है, इसके अगर मैं वैल्यू निकालूं तो देखो बेटा, y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। यहाँ देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। अगर x की वैल्यू को a रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए। यानी कि x की वैल्यू a और y की वैल्यू f है, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा, a कामा एफ ए, बोलो, है ना। इसके कोऑर्डिनेट, अगर x की वैल्यू को b रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ बी। यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे b है और y की वैल्यू कितनी है, एफ बी, ठीक है। तो देखो y एक्सिस पे एफ ए और एफ बी दोनों कहाँ पे है, इक्वल है। एक कंडीशन तो ये हो गई बेटा, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो देखो जरा, इसको अब कर रहा हूँ बेटा मैं, बात सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना है ना, बड़ा सिंपल है। देखो देखो बेटा, आपको पता है y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज, देखो बेटा आपको पता है, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आपको दे रखा है, आपने डिफरेंशिएशन निकाला dy बाय डी एक्स, है ना, और dy बाय डी एक्स क्या आ जाएगा, एफ डेस एक्स। और ये क्या होता है बेटा, हमने टेंजेंट पढ़ी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। अगर बेटा dy बाय डी एक्स या एफ डेस एक्स जीरो आ जाए, dy बाय डी एक्स एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू एक्स नॉट, है ना, एफ डैश एक्स नॉट अगर जीरो आ जाए, तो इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था बेटा कि जो हमारी टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। क्यों है, क्योंकि इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है, जीरो। इसका मतलब ये हुआ बेटा, वो ये बताना चाह रहा है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन में एक, दो और तीन, ये तीनों कंडीशन अगर वो फंक्शन सेटिस्फाई करता है, तो उसके बाद में आपके पास बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा, इस पॉइंट को मान लेते हैं बेटा सी, सी, इसको सी वन मान लो, इसको सी टू मान लो, सी टू। तो आपके पास में यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ सी वन, ठीक है। यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एफ सी टू, कितनी हो जाएगी, एफ सी टू, ठीक है। तो बेटा वो ये कहना चाह रहा है आपसे, देखो कि बीच में एक पॉइंट होगा, क्या, सी, हमने दो ले लिए, सी वन और सी टू, वेयर सी बिलोंग्स टू ए कामा बी, सी वन और सी टू जो है वो ए और बी के बीच में आएंगे, सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो,
मतलब एफ डैश सी दैट इज सी वन पॉइंट पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो। डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब क्या हुआ बेटा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना हो जाएगा जीरो। टेंजेंट का स्लोप जीरो कब होगा जब वो टेंजेंट किसके पैरेलल हो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। इसका मतलब हो गया बेटा कि फंक्शन जो भी हमें दिया है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम में इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद हमारे पास जो एक पॉइंट आया है सी उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होगी बेटा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ये बात वो बताना चाह रहा है। ठीक है, अब देखो इसको मैं रब करूं। देखो देखो बेटा सबसे पहला लेट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। इसमें बेटा ये हमने मान लिया कि ये कंटिन्यूअस है। सेकेंड लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कामा बी। ओपन इंटरवल ए कामा बी में हमने मान लिया है डिफरेंशिएबल है। थर्ड देखो बेटा थर्ड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आपको दे रखा है। देखो दे रखा है एफ ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल है। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर द स्लोप वेयर द टेंजेंट वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ गए ना बेटा। देखो जब भी किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो आता है इसका मतलब उस पॉइंट पे उस फंक्शन का जो स्लोप है टेंजेंट का वो कितना है जीरो है। टेंजेंट का स्लोप जीरो इसका मतलब टेंजेंट किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के। तो यही वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग बताना चाह रहा है कि अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि सी पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो टेंजेंट किसके पैरेलल है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब किसी फंक्शन में अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस फंक्शन में किसी पॉइंट पे बीच में जो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं वो टेंजेंट ऐसी जरूर आती है जो कैसी हो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। बात समझ में आ गई। यही है बेटा रोलेस थ्योरम। क्वेश्चन क्या होगा क्वेश्चन होगा बेटा एप्लीकेबिलिटी पे यानी कि जो क्वेश्चन हमें दिया है उसमें हमें चेक करना है कि ये रोलेस थ्योरम यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही और कुछ नहीं, बड़ा आसान है। ठीक है, देखो ये हो गई बेटा रोलेक्स मीन वैल्यू थ्योरम। बात करते हैं लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। बिल्कुल सेम है बेटा, कोई अंतर नहीं है। देखो देखो बेटा लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है। ये कहती है बेटा लेट एफ सच दैट ए कामा बी टेंड्स टू आर बी अ फंक्शन सच दैट। देखो बेटा इसका मतलब क्या है। इसमें बेटा पहली कंडीशन सेम है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी। दूसरी कंडीशन भी बेटा सेम है एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कामा बी। इसमें बेटा सिर्फ ये दो कंडीशन है फंक्शन के लिए। ठीक है, तब वो कहता है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए कामा बी such that
सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ बेटा एफ डैश सी को, यहाँ वो एफ डैश सी को जीरो नहीं कहता, क्या कहता है, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये बोलता है। इसका मतलब क्या है बेटा, उसको भी सीखते हैं। देखो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, देखो बेटा देखो बेटा, मैंने मान लिया ये फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। इसका जो एंड पॉइंट कॉर्नर्स है ए और बी, हमने इसके कोऑर्डिनेट मान लिए, ठीक है। अब देखो बेटा, इस ये पॉइंट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो ए है, और इसकी जो एब्सिसा, इसका जो एब्सिसा है वो ए है, ऑर्डिनेट कितना होगा, एफ है। यानी कि इस पॉइंट पे जो फंक्शन के जो कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, वो कितना होगा, ए कामा एफ, अभी किया था। और ये कोऑर्डिनेट कितना होगा, बी कामा एफ बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। ये बेटा जिस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की है, इसको मैं मान लेता हूँ सी। क्या मान लेता हूँ, सी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इसका मतलब ये जो वैल्यू है आपकी बेटा, ये आपकी एफ है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है बेटा आपकी, ये कितनी है, ये आपकी एफ बी, कितनी है, एफ बी। इसका मतलब हुआ बेटा कि यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, एफ ए, ठीक है। यहां से लेके और यहां तक की जो डिस्टेंस है बेटे आपकी, वो कितनी है, बोलो, एफ बी कितनी है, एफ बी, है ना। तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बची, बोलो ये डिस्टेंस कितनी बची, बताओ भाई। पूरी डिस्टेंस से हम छोटी वाली डिस्टेंस को माइनस कर देंगे। देखो इस वाली डिस्टेंस से इस वाली डिस्टेंस को माइनस किया तो ये डिस्टेंस आ गई, तो ये कितनी है, एफ बी, ये कितनी है, एफ ए, ये कितनी आ गई, एफ बी माइनस एफ ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ एक टेंजेंट, एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, एक सीकेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, ठीक है बेटा। इस लाइन को अगर मैं आगे बढ़ा दूं बेटा ऐसे, तो ये किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ बेटा अगर हम एंगल क्या मान लें, टेन थीटा, क्या मान लें, थीटा एंगल मान लें, ठीक है। तो बेटा स्लोप ऑफ, जरा ध्यान से देखो, तो स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा बेटा, देखो बेटा ये टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है। इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, बताओ। तो देखो स्लोप क्या होता है बेटा, स्लोप होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, याद है ना, स्लोप क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अरे बताओ पढ़ा है कि नहीं, स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स, पढ़ा है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स, है ना, ये तो आपको पता है। अब देखो बेटा, जब हमने टेंजेंट पढ़ाया था, टेंजेंट में हमने इंट्रो दिया था, इंट्रो क्या दिया था, कि अगर हमारा इस सेकेंड लाइन का हम स्लोप निकालें, तो स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन एसी, क्या निकालें, एसी का स्लोप निकालें, तो देखो वो क्या होगा, टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर ये है बीसी, अपॉन बेस कितना है, एबी, ठीक है। देखो बेटा ए बी की अगर हम बात करें, तो देखो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है बेटा, ये है ए। तो बेटा ये कितनी बची, बीच वाली, बोलो। इस पूरी में से इसको माइनस कर दें तो बी माइनस ए बची, ठीक है। तो ये अगर बी माइनस ए है तो ये भी कितनी होगी, बी माइनस ए। ये कितनी है, एफ बी माइनस एफ है, तो ये भी कितनी होगी, एफ बी माइनस एफ है, ठीक है। तो देखो बीसी जो है बेटा आपके पास, बीसी है कितना,
एफ बी माइनस एफ ए अपॉन ए बी कितना है बेटा, बी माइनस ए, यानी कि स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन कितना आ गया बेटा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बोलो बेटा, ठीक है ना इतनी बात। अब हम क्या कहते थे, हम कहते थे अगर बी पॉइंट जो है वो ए के नियरेस्ट पहुंचने वाला है, हम एच की बात करते थे ना, जब हम टेंजेंट पढ़ रहे थे एच की बात करते थे। हम कह रहे हैं कि बी पॉइंट ए के पास पहुंचने वाला है, दैट इज सी जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा नीचे, सी पॉइंट जो है नीचे खत्म हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो जो सेकेंड लाइन है वो टेंजेंट बन जाएगी। ये हम बताते थे जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल रहे थे, तो ये हम बताते थे ना कि जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। फॉर्मूला था हमारे पास एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये था। एच की वैल्यू अगर जीरो होने वाली हो, एच की वैल्यू अगर जीरो होने वाली हो तो ए जो है, एच कहाँ, ए प्लस एच कहाँ होता था, यहाँ, बी की जगह ए प्लस एच मान के चलो। एच की वैल्यू अगर जीरो होने वाली हो तो यानी कि ये ए पॉइंट पे आ जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। एच की वैल्यू जीरो तो ए ही बचेगा, तो यानी कि सी जो है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो सेकेंड खत्म हो गई, क्या बन जाती थी, टेंजेंट। ठीक है, अगर किसी बच्चे को देखना हो तो टेंजेंट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देख सकता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये हमने समझाया हुआ है। ठीक है, बात आई समझ में। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इतना आ गया। अगर ये सेकेंड लाइन में क्या हो जाए, मतलब क्या हो जाए, बी पॉइंट जो है वो ए के पास पहुंच जाए, यानी कि बी खत्म होके क्या बन जाए, ए बन जाए, तो सेकेंड लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी, टेंजेंट। इसका मतलब बेटा वो यहाँ ये कहना चाह रहा है, देखो अब इसका फर्स्ट पॉइंट हम मान लेते हैं कि लेट एफ एक्स जो है वो बेटा कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस ऑन ए कॉमा बी। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, ये जो पॉइंट आप लिख रहे हो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल का मतलब है बेटा कि बीच में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर एक आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो वो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट आनी चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा आना चाहिए, फाइनाइट आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, फाइनाइट। ठीक है, तो डिफरेंशिएबल का मतलब ये है कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो और टेंजेंट का स्लोप जो हो वो डिफरेंशिएबल, समझ गए ना। यहाँ दूसरा देखो, यहाँ भी हम मान लेते हैं लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, तब बेटा, तब हम जो ऊपर लिख रहे थे देन, इसका क्या मतलब है, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी सच दैट, नहीं, then there exists a point C where the tangent at point C is parallel to the secant line। इसका मतलब ये है, देखो जैसे इसका मतलब यहाँ क्या था बेटा, एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या था कि बीच में कहीं ए और बी के बीच में कहीं किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी, उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, बोलो, पैरेलल इज इक्वल टू किसके होगा, एक्स एक्सिस के। इसका मतलब टेंजेंट और जो एक्स एक्सिस है वो कैसी होगी, पैरेलल। यहाँ इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब यह है, अगर बेटा ये दो कंडीशन है तो इनके बीच में एक पॉइंट होगा सी, इनके बीच में एक पॉइंट होगा सी, जहां सीकेंट लाइन का स्लोप और किसका स्लोप, बोलो, टेंजेंट का, दोनों का स्लोप कैसा होगा, इक्वल। दोनों का स्लोप इक्वल मतलब सीकेंट लाइन और टेंजेंट दोनों कैसी होंगी, पैरेलल। तो ये हमने लिखा पैरेलल, दैट इज स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बोलो बेटा, इतनी बात आ गई समझ में। इसका मतलब हो गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, अब देखो बेटा,
ये बात हो गई क्लियर। तो ये जो कंडीशन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहती क्या है, तो यही कहती है कि अगर आपके पास ये दो कंडीशन फंक्शन की सेटिस्फाई हैं, यानी कि फंक्शन आपका इस तरह का है, तो इस फंक्शन में जो इंटरवल दिया है a कॉमा b, उसके बीच में a कॉमा b में बीच में एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो एक पॉइंट होगा c, जहां जहां स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू सॉरी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। दैट मींस सेकेंड लाइन और क्या टेंजेंट दोनों बेटा कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। इतनी बात समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब देखो बेटा, ये बात तो आपके समझ में आ गई, ये भी आपके समझ में आ गई रोलेस थ्योरम, और ये आपकी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ एफ डैश सी इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटा इफ यदि क्या हो जाए एफ ए इज इक्वल टू एफ बी हो जाए, तो देखना एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी और एफ ए दोनों इक्वल हैं, तो बेटा ये हो जाएगा 0 अपॉन बी माइनस ए दैट इज 0। तो एफ डैश सी कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो हमारी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है वो रिड्यूसेस टू रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का छोटा रूप है रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। बात आ रही समझ में, ठीक है। देखो अगर इसमें आपने एफ बी इज इक्वल टू एफ ए किया, तो बी माइनस तो एफ बी माइनस एफ ए दोनों इक्वल है, एफ बी और एफ ए 0 हो गया, 0 अपॉन बी माइनस ए 0 हो गया, इसका मतलब एफ डैश सी 0 आ गया। यहाँ भी क्या है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि द कंक्लूजन ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम रिड्यूसेस टू रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसका मतलब लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम जो है, रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का छोटा रूप है। बात आई समझ में, ठीक है। चलो कॉपी करो। अब कॉपी करने से पहले बेटा देखो हमें सीखना है कि कौन कौन सा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है ऑन अ क्लोज इंटरवल। बेटा सब तरह के फंक्शन मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन, ये सब मैंने सब आपको बता रखे हैं। तो उनकी बात हम करेंगे, इसको आप कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। ठीक है बेटा, ले लिया। चलो मैं रब कर रहा हूँ, कर दो ना। देखो बेटा, देखो बेटा नॉट, ये बेटा जरूर याद कर लेना क्योंकि यही है जो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो बेटा मुझे एक ही वर्ड याद है इसमें, वो है बेटा सी पेस्को। सी से मतलब बेटा कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट। पी से मतलब पॉलिनोमियल, ई से मतलब एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, एस से मतलब बेटा साइन, और सी से मतलब बेटा कोसाइन। मुझे बस ये याद है पांच, बाकी इनके अलावा मुझे कुछ याद नहीं है। देखो बेटा सबसे पहले हम लिखेंगे कांस्टेंट फंक्शन, फंक्शन जैसे होता है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू के, है ना, जिसमें एक्स की टर्म्स ना हो, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कंटिन्यूअस, is continuous and differentiable everywhere, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब है बेटा माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी के बीच में कांस्टेंट फंक्शन जो है बेटा वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है, ठीक है। दूसरा, ठीक है बेटा, देखो पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह की कोई भी इक्वेशन हो,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 एक्स टू द पावर एन। तो इस तरह का फंक्शन भी बेटा क्या होता है, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, नंबर थर्ड। थर्ड देखो बेटा क्या है, एक्सपोनेंशियल। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स, है ना, इस तरह का, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ये बेटा याद करने हैं आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने ये वर्ड लिखा था सीपेस को। ठीक है, नंबर फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है बेटा, साइन और कोसाइन, इनको मैं एक साथ लिख रहा हूं, साइन एंड कोसाइन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। ठीक है, देखो बेटा इन पांच के अलावा, पांच हो गए ना हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 और ये 4 और 5, इन पांच के अलावा बेटा जो भी कुछ है वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है और अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होता है। जैसे कि देखो नंबर 5, साइन और कोसाइन के अलावा क्या बचा बेटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ठीक है, देखो बेटा क्यों होता है, साइन और कोसाइन जो है वो हर जगह कंटिन्यूअस क्यों होता है, टेन कॉट सेक कॉसेक जो है वो अपने डोमेन में ही कंटिन्यूअस या डिफरेंशिएबल क्यों होता है। देखो बेटा साइन और कोसाइन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनता है ना बेटा, इसकी वैल्यू जो है वो +1 से लेकर और -1 के बीच में रहेगी, एक्स की वैल्यू आप चाहे कुछ भी प्लग करते रहो। अब बेटा यहाँ जो है साइन और कोसाइन में कभी भी किसी भी एंगल पे जो वैल्यू है बेटा वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी नहीं आती। लेकिन बेटा टेन हो गया, टेन पाई बाय टू कितना होता है, इन्फिनिटी। कॉट जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी। सेक पाई बाय टू कितना होता है, इन्फिनिटी। कॉसेक जीरो कितना होता है, इन्फिनिटी। तो बेटा इनकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पे आती है, और इन्फिनिटी पे कोई वैल्यू अगर आए तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं होता। इसका मतलब ये है बेटा कि इनमें एक पॉइंट ऐसा है जहां पे फंक्शन की वैल्यू ही नहीं पता। तो जब वैल्यू नहीं पता तो हम कैसे बताएंगे कि वो कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है। तो इसीलिए साइन और कोसाइन बेटा वो फंक्शन में क्या होते हैं, हर जगह डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होते हैं। टेन कॉट सेक कॉसेक जो है वो अपने डोमेन में होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा इनके अलावा क्या बचा, ये तो हो गई बात हमारी यहाँ पे खत्म। इनके अलावा क्या बचा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। नंबर 7 देखो बेटा, इनवर्स हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल हो गया, तो बेटा देखो ट्रिगोनोमेट्रिक हो गए तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। अब ऊपर चलो, एक्सपोनेंशियल है तो बेटा लॉगरिथमिक भी लिखेंगे, तो लॉगरिथमिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। ये भी बेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 8,
ठीक है बेटा, ये हो गया। अब ये फंक्शंस खत्म हो गए बेटा, अब है हमारे पास ऑपरेशंस की बारी, जैसे कि सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस आर कंटिन्यूअस। बेटा अगर कहीं पे आपको कंटिन्यूअस फंक्शन का सम दिया है, डिफरेंस दिया है, प्रोडक्ट दिया है या कोशिएंट फॉर्म दी है, तो वो भी क्या होगी, कंटिन्यूअस। शर्त क्या है कि जिन फंक्शंस का सम या डिफरेंस या प्रोडक्ट या कोशिएंट दिया है वो कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूअस। सेम बेटा नंबर 9, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। अगर बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शन है और उन फंक्शंस का सम, प्रोडक्ट, कोशिएंट, डिफरेंस आपको दिया है, तो वो भी कैसा होगा, डिफरेंशिएबल। नंबर 10 और लास्ट नंबर है बेटा, देखो a differentiable function, differentiable functions are continuous। बेटा डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा, ये बता रखी है बेटा हमने डिफरेंशिएशन में बात आपको, जब हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था या जब हमने फंक्शंस पढ़ाया था, बताया था डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होता है बेटा वो हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस। ये जरूरी नहीं है कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, है ना। सॉरी, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन जो है बेटा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको रब करूं बेटा, मैं ऊपर लिखता हूं, देखो इसका मतलब है, देखो बेटा अगर कोई फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट इज, इसका मतलब हुआ बेटा, इफ अ फंक्शन is not continuous at a point, then the function is not differentiable at that point। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है आपके पास और इन्हीं पे बेटा हमने क्वेश्चन करना। ठीक है, चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है, check the applicability of Rolle's-Mean value theorem, second Lagrange's mean value theorem for the function f(x) is equal to this। तो देखो बेटा कैसे चेक करते हैं एप्लीकेबिलिटी, सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है आपको f(x) is equal to tan(x) on 0 to पाई। देखो बेटा क्या tan(x) जो है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, नहीं। tan cos sec cos sec is continuous and differentiable in their domain। डोमेन क्या होता है बेटा, इसको ये आपने सीख रखा है ट्रिगोनोमेट्री में भी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी, फंक्शंस में भी। ठीक है, देखो टेन अगर मैं पाई बाय टू, देखो जीरो और पाई के बीच में बेटा पाई बाय टू नंबर आता है। अगर मैं टेन पाई बाय टू की बात करूं तो टेन पाई बाय टू कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो मैं यहां लिखूंगा एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय टू, सिंस एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी पहले कंटिन्यूअस की बात करते हैं ना, नॉट कंटिन्यूअस एट x is equal to
पाई बाय 2, और ये जो पाई बाय 2 है ये कौन से इंटरवल में है बेटा, 0 टू पाई में। अगर इससे बाहर होता तो हमारी बात और थी, लेकिन ये 0 टू पाई के बीच में पाई बाय 2 आता है, कंटिन्यूस नहीं है। अगर बेटा कोई फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो एफ एक्स जो है वो कैसा हो गया, नॉट कंटिन्यूस हो गया, इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इसका मतलब पहली बात करते हैं बेटा किसकी, रोलेस थ्योरम की। तो रोलेस थ्योरम में लिखते हैं हम, हेंस द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम, रोलेस थ्योरम देखो बेटा एक ही कंडीशन, पहली कंडीशन ही फेल हो गई तो बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कितनी कंडीशन होती है रोलेस थ्योरम की, 3। कौन कौन सी, कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा b में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल a कॉमा b में, और एफ इज इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। ठीक है, लेग्रांजीज की थ्योरम क्या है, वो है कि पहला कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में। बेटा पहली ही कंडीशन जो है वो फंक्शन की क्या हो रही है, सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसका मतलब ये हो गया हेंस द condition of Rolle's conditions of Rolle's theorem are not satisfied, are not satisfied. So the Rolle's theorem is not applicable, is not applicable for fx is equal to 10x on 0 comma pi। बोलो बेटा बात आई समझ में। दूसरा पार्ट देखो बी, बी पार्ट क्या है बेटा, देखो बी पार्ट में वो कह रहा है हेंस द conditions of Lagrange's mean value theorem, Lagrange's theorem are not satisfied, are not satisfied. So the Lagrange's theorem is not applicable for fx is equal to 10x on 0 comma pi। ठीक है बेटा, तो ये है बेटा हमारे पास कंडीशन। ठीक है, इस तरह से हमने एप्लीकेबिलिटी चेक करी। ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर बेटा उसने हमसे कहा हो एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 कामा 6। ठीक है, तो बेटा जरा देख के बताना कि ये 0 कामा 6 में कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। देखो बेटा सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन है हमको बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स ऑन 0 कामा 6। ठीक है, जैसे ही बेटा आप 6 वैल्यू रखोगे तो 5 माइनस 6 कितना हो गया, बोलो 5 माइनस 6 माइनस 1, स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 1 कैसा नंबर हो गया, इमेजिनरी। इसका मतलब ये होगा बेटा एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 5। एक्स की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा होगी तो बेटा 6 7 8 9 10 यहाँ स्क्वायर रूट में क्या आएगा, माइनस, माइनस आएगा तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, बोलो बोलो, इमेजिनरी। फंक्शन कैसा हो जाएगा, इमेजिनरी। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमारा फंक्शन कैसा है, रियल, तो बेटा हम रियल फंक्शन की बात करेंगे, इमेजिनरी की बात हम करेंगे नहीं। तो फंक्शन जो है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है तो फंक्शन कैसा है बेटा, नॉट कंटिन्यूअस फॉर एक्स ग्रेटर देन 5। इसका मतलब बेटा ये कंडीशन हो गई कि ये कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और यही बात यहाँ आ जाएगी लैग्रांज के लिए। बात आई समझ में। तो ये है बेटा चेक करने का तरीका, एप्लीकेबिलिटी। मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन भी देख लो, यहीं पे छोटा सा है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन
एक्स माइनस टू, 0, 2, ये क्वेश्चन दिया है हमको। अब आप देखो जरा, x इज इक्वल टू टू पे 1/2 माइनस टू कितना हो गया बेटा, 0। 1/0 कितना हो गया, इन्फिनिटी। फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, x इज इक्वल टू टू, और टू हमारे इंटरवल में है कि नहीं है, क्योंकि ये क्लोज इंटरवल है तो 0 भी काउंट होगा और 2 भी काउंट होगा। तो हम क्या यहाँ क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू टू। इसका मतलब हो गया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है x इज इक्वल टू टू पे। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा एट x इज इक्वल टू टू पे। इसका मतलब रोलेस थ्योरम भी सेटिस्फाई नहीं होगी और लैग्रांज थ्योरम भी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इसका मतलब कि इस वाले फंक्शन पे भी और इस वाले फंक्शन पे भी हमारी कोई सी भी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं बेटा जिन पे एप्लीकेबल होती है। चलो कॉपी करो, कर लिया बेटा। देखो मैं पूरा बोर्ड रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेरीफाई रोलेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। बेटा इस बार वेरीफाई करनी है, ठीक है, एप्लीकेबिलिटी चेक नहीं करनी, इस बार वेरीफाई करनी है। तो देखो सॉल्यूशन, बेटा एक ही तरीका है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एक ही तरीका है, इसलिए ध्यान से सुनो और ध्यान से देखो कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। देखो बेटा गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80 ऑन कहाँ दिया है बेटा, -4, 5। ये इंटरवल बेटा -4 से लेके और 5 तक आप कोई भी नंबर इस फंक्शन में रखो, क्या फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, भले ही 0 आए लेकिन कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इन्फिनिटी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बेटा -4 और 5 में इन्फिनिटी नहीं है, तो यहाँ भी इन्फिनिटी नहीं आएगा। अपॉन में बेटा कोई फंक्शन नहीं है तो इसलिए इन्फिनिटी नहीं बनेगा, तो इन्फिनिटी नहीं आएगी, माइनस इन्फिनिटी नहीं आएगी, 0 आ जाएगी और अदर कोई वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पॉइंट में आ जाएगी। यानी कि ये फंक्शन जो दिया है ये कैसा फंक्शन है हमारे पास, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है बेटा वो हर जगह क्या होता है, बोलो, डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होता है। तो बेटा -4, 5 इंटरवल में ये फंक्शन कैसा होगा, डिफाइंड होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 5। ठीक है, -4, 5 इंटरवल में जितने भी वैल्यूज हैं उन सबके लिए फंक्शन कैसा है, डिफाइंड है। ठीक है, सिंस एफ एक्स बेटा कैसा फंक्शन है, इज अ polynomial function, polynomial function and polynomial function is continuous and differentiable everywhere। ये आपको पता है ना बेटा, बोलो, इतनी बात तो आपने लिखी थी, पढ़ी भी थी। पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल होता है हर जगह। इसका मतलब बेटा अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, लैग्रांजीज की, ए लिख रहा हूं बेटा मैं उसके लिए। लैग्रांजीज की 3 कंडीशन, पहली कंडीशन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन -4, 5। दूसरी कंडीशन बेटा ये तो पता चल गया ना कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है उसको, बेटा प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी कंडीशन क्या है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -4, 5। बोलो ओपन ब्रैकेट बेटा, -4, 5। ठीक है, तीसरी कंडीशन देखो बेटा, तीसरी कंडीशन में क्या निकालते हैं हम, एफ ए
एफ ए क्या हो बेटा आपके पास -4, ठीक है। तो एफ -4 की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो देखो कैसे निकलेगी। -4 की पावर 3 प्लस 3 -4 की पावर 2 -24 इंटू -4 -18। तो ये हो जाएगा देखो बेटा एफ -4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा -64 प्लस 27, सॉरी 48 माइनस माइनस प्लस 96 और बेटा -80। क्या वैल्यू आई देखो, -64 और माइनस का 80 बेटा कितना हो गया ये -144। कितना हो गया -144। ये देखो ये कितना हो गया प्लस का, ये बेटा प्लस का 144 हो गया। कितनी आ गई वैल्यू 0। बेटा एफ बी की वैल्यू निकालेंगे। एफ बी इज इक्वल टू, एफ बी कितना मतलब F5 है ना। तो F5 की वैल्यू निकालो, 5 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2 -24 इंटू 5 -80। तो बेटा ये हो गया 125 प्लस 75 माइनस 120 माइनस 80 इज इक्वल टू, देखो बेटा 125 और 75 कितना हो गया 200, और बेटा ये भी कितना हो गया 200। इसका मतलब ये वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 0। इसका मतलब हो गया बेटा एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एफ -4 इज इक्वल टू F5 हो गई ना, थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑल द थ्री कंडीशंस, ऑल द above three conditions of Rolle's mean value theorem, mean value theorem are satisfied, are satisfied, full stop. Then there exists a point C such that f dash c is equal to 0। ये होती है बेटा रोलेस थ्योरम में। तो अब बेटा हमें पहले f dash x निकालना है। तो देखो fx क्या दिया है, fx दिया है बेटा आपके पास x³ प्लस 3x² -24x -80। On differentiating with respect to x, बेटा f dash x क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x -24 और 80 का कितना हो जाएगा 0। f dash x इज इक्वल टू आ गया बेटा 3x² प्लस 6x -24। अब वो कह रहा है f dash c किसके इक्वल है बेटा 0 के इक्वल। तो f dash c निकालेंगे। f dash c x की जगह c रखेंगे बेटा, तो ये हो गया 3c² प्लस 6c -24। बेटा वो कह रहा है f dash c क्या है 0, तो बेटा ये हो जाएगा 3c² प्लस 6c -24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करो बेटा, तो 3 से डिवाइड कर दो, c² प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। 8 के फैक्टर बेटा 2 आना चाहिए, 4 2 ज़ा 8, तो इसके लिखेंगे c² प्लस 4x -2x -8 इज इक्वल टू 0। c x नहीं बेटा c है ये, c c c c, यहाँ से बेटा c कॉमन, c प्लस 4 और यहाँ से बेटा -2 कॉमन, c प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक बार हो गया c प्लस 4 और एक बार हो गया c -2 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू तो आ गई बेटा c इज इक्वल टू -4 एंड एक वैल्यू आ गई बेटा c इज इक्वल टू 2। अब देखो बेटा ये दोनों वैल्यू इस इंटरवल में आती है कि नहीं आती। -4 इस इंटरवल में है, 2 इस इंटरवल में आएगा, -4 से 5 आएगा। तो इसका मतलब बेटा c बिलोंग्स टू, c is equal to -4 belongs to -4, 5 and c is equal to 2 belongs to -4, 5। यानी कि दोनों ही वैल्यू बेटा हमारी सही है। तो c की वैल्यू आ गई -4 और c की वैल्यू आ गई बेटा 2। ठीक है, ठीक है बेटा। तो देखो वो यही कहता है कि जो c है, जो c पॉइंट है वो किसके अंदर होना चाहिए, इस इंटरवल के अंदर होना चाहिए। हेंस हम लिखेंगे बेटा
Hence Rolle's theorem is verified for fx on -4, 5। ठीक है बेटा। अब देखो ये मैंने बता रखा है बेटा, ये जो दो पॉइंट आए हैं -4 और 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू -4 पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ की है वहां पे टेंजेंट किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। c इज इक्वल टू 2 यानी कि x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की है वो किसके पैरेलल है? x एक्सिस के। तभी तो बेटा f डैश c क्या है? 0। जहां पे डिफरेंशिएशन 0 हो जाए वहां पे स्लोप क्या होता है टेंजेंट का? इज इक्वल टू स्लोप ऑफ x एक्सिस। ठीक है ना, बात आ गई समझ में? तो ये है बेटा आपके पास रोलेस थ्योरम। कॉपी करो। फिर सेकंड करते हैं बेटा लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है बेटा, कर लिया। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है ना, कर दूं? देखो बेटा, देखो बेटा लैग्रांजीज में ये दो पॉइंट तो सेम चलेंगे। देखो लैग्रांजीज का सॉल्यूशन भी सेम रहेगा। गिवन fx is equal to this on this, fx is defined for all x is equal belongs to -4, 5। अब ये पता है आपको फंक्शन कैसा है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल फंक्शन कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर। इसका मतलब fx जो है वो कंटीन्यूअस होगा -4, 5 पे, और fx जो है वो डिफरेंशिएबल होगा -4, 5 पे। ठीक है। अब बेटा इसमें थर्ड कंडीशन नहीं होती, इसमें लिखते हैं हम all the above two conditions of Lagrange's mean value theorem are satisfied, then there exists a point C where C such that क्या था बेटा? f डैश c इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यही था ना बेटा? था। ठीक है। तो ये लैग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम थी। अब देखो बेटा एफ डैश सी आपने निकाला था अभी, है ना? तो हम क्या करेंगे, पहले एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स कितना है हमारे पास? 3x³ प्लस 3x² माइनस 24x माइनस 80। पहले बेटा एफ ए निकालते हैं। एफ ए की जगह कितना है? -4। कितना आया था बेटा? 0। अभी सॉल्व किया था। एफ बी निकालते हैं। एफ बी की जगह कितना है बेटा? 5। कितना आया था? 0। अभी सॉल्व किया था। फिर निकालते हैं बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा एफ डैश एक्स कितना आया था आपके पास? 3x² प्लस 6x माइनस 24। कितना आया था? -24। अगर बेटा एफ डैश सी चाहिए हो, एफ डैश सी, तो वो कितना आएगा? देखो 3c² प्लस 6c माइनस 24, यही आया था। अब एफ डैश सी किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। तो बेटा एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बेटा एफ डैश सी मतलब 3c² प्लस 6c माइनस 24 इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है बेटा? 0। एफ बी की जगह लिखेंगे बेटा f5 माइनस एफ माइनस 4 अपॉन 5 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ये आया था बेटा 0 माइनस 0 अपॉन 9, तो कितना आ गया? 0। तो ये आ गया बेटा 3c² प्लस 6c माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अभी बेटा हमने फैक्टर किए थे, क्या आया था? c इज इक्वल टू, एक तो आया था -4 जो बिलोंग कर रहा है किसमें? -4, 5 में। एक आया था बेटा हमारे पास c इज इक्वल टू 2, अभी किया था सॉल्व, है ना? वो ये 2 भी किस में आ रहा है? -4, 5 में।
ठीक है। तो बेटा सी जो आता है वो किसके अंदर आता है, इसी इंटरवल के अंदर आता है, क्लोज इंटरवल -4,5 जो क्वेश्चन में दिया है। अगर जो क्वेश्चन में दिया है सी की वैल्यू उसके अंदर नहीं आती है तो बेटा फिर हमारी जो रॉलेस थ्योरम है वो वेरीफाई नहीं होती, या लैग्रांज थ्योरम वेरीफाई नहीं होती। इसका मतलब हो गया हेंस लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड फॉर fx ऑन -4,5। ठीक है ना बेटा, बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, चलो बेटा बाकी क्वेश्चन इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में। तब तक बेटा आपसे वही रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनके काम की ये वीडियोस है। मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में बेटा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा। ठीक है, क्योंकि ये आपके पढ़ने का ही समय है। चलिए बाय।